हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। आज हम लोगों ने प्रॉमिस करा था आपको कि हम लोग आपको 2 सैम्पल सेट करवाएंगे। 2 सैम्पल सेट का प्रॉमिस हुआ था आपके साथ। तो पिछले में हम लोगों ने सैम्पल सेट नंबर 1 करा था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 करा था। अभी सैम्पल पेपर, दूसरा सैम्पल पेपर मैं आपको आज करवा रहा हूँ। एकदम सिंपल सी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा, क्वेश्चन देखते चले जाइएगा और हम लोग इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वो है द रेवेन्यू ऑफ खजाना लिमिटेड। द रेवेन्यू ऑफ खजाना लिमिटेड हैज नियरली डबल्ड इन द लास्ट 3 years। पिछले 3 साल में वो डबल हो गया है 3 सालों में। हाउएवर, ड्यू टू ह्यूज प्रोडक्शन कॉस्ट, द कंपनी इज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। बट कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। कंसीडरिंग द फाइनेंशियल सिचुएशंस ऑफ द कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशंस को कंसिडरेशन में लेते हुए ऑफ द कंपनी, द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड्स। दिस हैज मेड द शेयर होल्डर्स ऑफ खजाना लिमिटेड वेरी अपसेट। सीन समझिएगा क्या हुआ। एक कंपनी है खजाना लिमिटेड, वो पिछले 3 सालों में अपना रेवेन्यू को डबल कर रही है, ठीक है, लास्ट 3 years में। However, due to the huge production cost, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑब्वियसली सिचुएशन जो है, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होगा। फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने की वजह से द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड। आपको यहां पे कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात नहीं चल रही। दिस मेड द शेयर होल्डर्स ऑफ खजाना लिमिटेड वेरी अपसेट। इज द शेयर होल्डर रिएक्शन जस्टिफाइड इन दिस सिनेरियो? चूज द करेक्ट आंसर। यहां पे ये बोला गया कि क्या जो हमारा जो डिविडेंड नहीं बट रहा है और वहां पे हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो अपसेट है, क्या इनका ये जो है रिएक्शन जस्टिफाइड है? सवाल ये है कि क्या इनका रिएक्शन जस्टिफाइड है। आइए पहली बात, यस। लोग कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन आपके पास ये है, क्या ये जस्टिफाइड है? यस। मैं कह रहा हूं पहला क्या है? यस, जस्टिफाइड है। ये कह रहे यस। The management has no right to decide whether or not dividend can be declared. This is right. जो है यहां पे, क्या मैनेजमेंट को जो है यहां पे डिसाइड करने का ऑप्शन है या नहीं है? मैनेजमेंट जो है, ध्यान सुनिएगा इधर, मैनेजमेंट डिसाइड वेदर और नॉट डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड। दिस राइट इज विद द शेयर होल्डर्स। ऐसा है क्या? नहीं। मैनेजमेंट को फुल राइट है, हमारे मैनेजमेंट को फुल राइट है कि वो डिसाइड करे कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शंस गलत है, ठीक है। दूसरा, नो, द मैनेजमेंट इज राइट इन नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड सिंस द कंपनी विल नीड कैश टू मीट द ह्यूज कॉस्ट। ये भी बात नहीं है। ह्यूज कॉस्ट है, उससे हमारा डिविडेंड का कोई मतलब नहीं होता कि भैया कैश चाहिए तो ह्यूज कॉस्ट को मीट करने के लिए तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा, ये भैया यहां पे ये चीजें भी नहीं है। तीसरा है यस, द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज डबल्ड एंड हेंस द डिविडेंड शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स। ऐसा भी नहीं है कि अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट देना चाहिए, ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। स्टेटमेंट डी, नो, द मैनेजमेंट इज राइट इज नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड। ये कह रहा है कि यह नो, मैनेजमेंट बिल्कुल राइट है। मैनेजमेंट जो यहां पे जो शेयर होल्डर्स का रिएक्शन है वो गलत है। नो, द मैनेजमेंट इज राइट, मैनेजमेंट यहां पे राइट है नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड सिंस द कंपनी डज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। अगर कंपनी को, सिंपल सा बात है मेरे भाई, याद करिए कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से क्वेश्चन कि डिविडेंड डिक्लेयर जो है वो टोटल डिस्क्रिप्शन किसकी है? कंपनी की है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी।
इन द सेंस व्हाट कि रेवेन्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, कॉस्ट क्या है उससे मतलब नहीं है। तो यहां पे हमारा मैनेजमेंट बिल्कुल सही है और हमारा शेयर होल्डर्स गलत है, उनका रिएक्शन सही नहीं है और जो मैनेजमेंट का फुल राइट है कि वो डिविडेंड जो है डिक्लेयर ना करे क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। दूसरा, मेनी पीपल कंफ्यूज सेलिंग फॉर मार्केटिंग। बहुत लोग कंफ्यूज है कि सेलिंग ही मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग इन्वॉल्व होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट एनालाइज एंड इंप्लीमेंट अ कस्टमर्स नीड्स। मार्केटिंग जो है वो एक होल रेंज है एक्टिविटी का जो कस्टमर्स के नीड्स को एनालाइज करता है और उनके नीड्स को इंप्लीमेंट करता है, राइट। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में द गिवन कॉन्टेक्स्ट चूज द ऑप्शन विच वुड फॉल इन द डेफिनेशन। यहां पे जो है इसके डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, मार्केटिंग के डेफिनेशन में ये कौन सा ऑप्शन फॉल कर रहा है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में अगर बात करें तो पहली बात, ABC एंड कंपनी हैज प्राइस इट्स प्रोडक्ट एट 20% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट वाली जो बात है ना, ये मार्केटिंग का प्रमोशनल टूल्स है। ये क्या है, प्रमोशनल टूल्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। ABC and company is targeted to reduce its cost of production। ये मार्केटिंग के में जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। ABC and company has hired a new finance manager to track the cost। ये भी हमारा मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। ABC and company has appointed 2 agents who will help in the selling the product, right? Who will selling the product। यहाँ पे बात क्या हो रही है, एनालाइज द इंप्लीमेंट। यहाँ पे मार्केटिंग इन्वॉल्व अ होल रेंज, यहाँ पे मार्केटिंग की बात हो रही है। तो मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे पास जो आंसर यहां निकल करके आएगा वो आंसर होगा ए, क्योंकि ये मार्केटिंग का पार्ट है। ABC एंड कंपनी हैज प्राइस इट्स प्रोडक्ट एट 20% डिस्काउंट। ये मार्केटिंग का एक एक्टिविटीज है, राइट। सेलिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को क्या बोलते हैं, सेलिंग बोलते हैं, राइट। तो यहां पे जो है ये सेलिंग कॉन्सेप्ट में ABC एंड कंपनी हैज अपॉइंटेड 2 एजेंट्स हु विल हेल्प इन सेलिंग द। तो ये सेलिंग का कॉन्सेप्ट में है कि भैया वो ट्रांसफर करने के लिए है, बाकी चीजों के लिए जो है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ब्रह्मा एंड कंपनी हैज कम अप विद द सोशल ऑफर फॉर इट्स कस्टमर फॉर दिवाली। ब्रह्मा कंपनी जो है दीपावली पे ऑफर निकाली हुई है अपने कस्टमर्स के लिए। दिवाली ऑफर आया हुआ है अपने कस्टमर्स के लिए। देयर मार्केटिंग एंड ग्राफिक्स टीम, उनकी जो मार्केटिंग टीम एंड ग्राफिक्स टीम है, हैव डिजाइन्ड अ पैम्पलेट टू बी शेयर्ड विद द कस्टमर ऑन सोशल मीडिया। दीपावली की बधाई देते हुए जो है ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे एक पंपलेट उन्होंने क्या किया है, डिजाइन करा है ऑफर करते हुए कि भैया ऑफर आया हुआ। Which dimensions of the business environment does this situations cover? ये बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन से सिचुएशंस को कवर करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन से सिचुएशन को कवर करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन से सिचुएशंस कवर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगेन यहां पे देखिएगा, पहला जो है लीगल एंड सोशल, बिल्कुल नहीं, लीगल एंड सोशल की तो बिल्कुल बात ही नहीं की जा रही है, लीगल की तो यहां पे बात ही नहीं है। दूसरा है पॉलिटिकल एंड सोशल, पॉलिटिकल की भी बात नहीं है। हाँ, सोशल वाला पार्ट है इन्वॉल्व बट पॉलिटिकल नहीं है, लीगल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, नहीं, लीगल तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल, क्योंकि भैया सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है, इट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया एज अ न्यू टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है कस्टमर से रूबरू होने का, राइट। तो ये जो है हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, डी विल बी द राइट आंसर, तो यहां पे डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज इज करेक्ट। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है, रिफंड मींस गिविंग बैक अ पार्ट ऑफ द प्राइस, यस, पार्ट ऑफ द प्राइस पेड बाय द
कस्टमर। रिफंड का यही मतलब होता है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए 100 रुपया पे किया है तो बाद में आपको 20 रुपया रिफंड कर दिया गया, ये पे बैक कर दिया गया, आपको रिफंड कर दिया गया, तो इसको हम लोग रिफंड बोलते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है मेरे को। दूसरा है रिबेट मीन्स रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ना कॉस्ट की बात ही नहीं, रिबेट मतलब होता है प्राइस जो है उसको रिड्यूस किया जाता है, कॉस्ट को रिड्यूस नहीं किया जाता। ओके। डिस्काउंट मीन्स ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट ए सोशल प्राइस टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। सोशल प्राइस नहीं, ये परसेंटेज में होता है, डिस्काउंट जो होता है वो परसेंटेज के अंदर होता है, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। क्वांटिटी गिफ्ट मीन्स ऑफरिंग प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट अलोंग विद द परचेज ऑफ प्रोडक्ट। नहीं, गिफ्ट वाला जो है क्वांटिटी गिफ्ट नहीं, क्वांटिटी गिफ्ट मतलब होता है 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, इसको हम लोग क्वांटिटी गिफ्ट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, राइट। तो स्टेटमेंट ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। 5 में क्या है? 5 जो है अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर एट द स्टॉक एक्सचेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में जो है वो करिए। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला जो है वो क्या होगा? यस, सबसे पहला जो होगा 2 होगा, ओपनिंग डीमेट अकाउंट। ओके, फिर क्या होगा? ओपनिंग डीमेट अकाउंट के बाद जो है हाँ प्लेसिंग एन ऑर्डर होगा, तो सेकंड के बाद क्या होगा? 3rd। और 4th में क्या होगा? एग्जीक्यूशंस ऑफ ऑर्डर। यस, एग्जीक्यूशंस ऑफ ऑर्डर 4th होगा। और उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 कहाँ गया? 2 3 4 1 2 3 4 1। यस, राइट। डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे कौन सा निकल के आएगा? डी आंसर जो हैगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ओपनिंग डीमेट अकाउंट करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और फिर ऑर्डर जो है सेटलमेंट होता है, पैसे का लेन देन और शेयर्स का ट्रांसफर वाला काम चलता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड इन द पिक्चर। ये मैनेजमेंट का कौन सा जो है वो इलस्ट्रेट किया गया है? कोऑर्डिनेशंस, कोऑपरेशंस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। यहां पे देखिए क्या किया गया है, ध्यान सुनिएगा इधर। यहां पे जो है वो देखिएगा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो है आपस में जो है इंटर रिलेटेड है। यहां पे आता है कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन जो है सारे एक्टिविटीज को एक दूसरे से जोड़ता है, एक जो है वो प्रॉपर एक्टिविटीज एक यूनाइट करके इंटीग्रेट करता है, सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करता है। कौन? कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा, राइट। कॉपरेशंस का तो कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशंस, राइट। 6 नंबर आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। 7 नंबर क्वेश्चन, इफ बैंक इज फॉर मनी देन डिपॉजिटर्स आर फॉर। इफ बैंक इज फॉर मनी देन डिपॉजिटर आर फॉर चेक्स, सिक्योरिटीज, फिक्स डिपॉजिट, फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। यहां पे जो है अगर इफ बैंक इज फॉर मनी, बैंक जो है वो मनी के लिए है, देन डिपॉजिटर्स आर फॉर व्हाट? चेक्स। क्या डिपॉजिटर चेक्स के लिए होते हैं? नहीं, ये चेक्स के लिए नहीं होते। ये फिक्स डिपॉजिट्स के लिए होते नहीं, ये जो है फिजिकल एसेट्स के लिए, गोल्ड के लिए नहीं, ये सिक्योरिटीज के लिए होते हैं, राइट। बैंक जो है मनी में डील करता है, ठीक है। देन डिपॉजिटर्स, बैंक जो मनी लेन देन करता है, तो डिपॉजिटर जो होते हैं वो सिक्योरिटीज जो होते हैं वो आर फॉर द, देन डिपॉजिटर आर फॉर द सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये बी आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, दैट इज द सिक्योरिटीज। फिर Raman and Vasudev were 2 employees who were embezzling an import-export company. रमन एंड वासुदेव जो है वो एम्प्लॉय है 2 जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते इन वाराणसी, वेयर देयर वेयर वर्किंग। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी संपत सिंह बिकम द सस्पिशियस ऑफ 2 employees when he realized that their activities were not being performed as per plans. Okay, इन्होंने कहा दो एम्प्लॉय है, रमन एंड वासुदेव, जो एम्प्लॉय है एक कंपनी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में वाराणसी के अंदर,
वेयर दे वेर वर्किंग, द फाइनेंस मैनेजर जो है वो कंपनी संपत सिंह जो है बिकम सस्पिशियस ऑफ द टू एम्प्लॉइज, ठीक है, व्हेन ही रियलाइज दैट देयर इज एक्टिविटीज वे आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड एज पर प्लान, उनके एक्टिविटीज एज पर प्लान परफॉर्म नहीं किए जा रहे हैं. He installed a software program that could secretly log every single stroke to the suspects' computer's keys and send an encrypted email report to the cyber police. The police were able to catch the two dishonest employees red-handed and arrest them. Identify the functions of management being discussed above. यहाँ पे कौन से functions को discuss किया गया है? यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है. जो स्टैंडर्ड्स बना था, जो प्लान बना था, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है. प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया गया, डेविएशंस दिखा गया, प्रॉब्लम फाइंड आउट किया गया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाला गया. इसका मतलब जो है यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन किया जा रहा है. कौन सा फंक्शन किया जा रहा है? कंट्रोलिंग फंक्शन. 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, दैट इज कंट्रोलिंग. क्लियर है पॉइंट? होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा. हाँ सर आ रहा है. आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 9. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस एरियाज अंडर द मार्केटिंग फंक्शन. मार्केटिंग फंक्शन के अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो क्या है? इज मैनेजिंग इन्वेंट्री. इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए वहां पे क्या होगा? ब्रांडिंग तो बिल्कुल इन्वेंट्री को लेकर के नहीं होता, प्राइसिंग भी इन्वेंट्री को लेकर के नहीं होता, प्रमोशन भी इन्वेंट्री को लेकर नहीं होता. या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो भैया यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी. डी विल बी द करेक्ट आंसर. डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion A and the reason R. Choose the correct alternative from these given below. ठीक है, एक assertion है, दूसरा जो है वो reason है, उसका जो है करेक्ट आंसर आपको चूज करना है. पहला A, मैनेजमेंट इज a dynamic function and has to adapt itself to the changing environment. बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. उसका रीजन की बात, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद टारगेट्स आर मीट अकॉर्डिंग टू प्लान्स. राइट, ये जो है ना, ये जो है वो डायनेमिक फंक्शन की बात नहीं कर रहा. ये जो है इंटेंजिबिलिटी की बात कर रहा है. राइट, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है बट रीजन सही नहीं है. ठीक है, तो बोथ सर्सन्स ए एंड रीजन आर ट्रू. राइट, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन बी. नहीं, दोनों ट्रू है, सही है. ठीक है, स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, बट जो स्टेटमेंट असर्शन है उसका करेक्ट रीजन नहीं है. तो ये था कि ए एंड बी जो है आर दोनों ट्रू है, बिल्कुल सही, ये मिल रहा है. एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, ये नहीं है. तो भैया ए वाला आंसर बिल्कुल कट जाएगा, नहीं होगा. बी, बोथ असर्शन ए एंड द रीजन आर ट्रू. हाँ बिल्कुल ट्रू है. एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन आर. यस, इसका जो है असर्शंस का ये करेक्ट रीजन नहीं है. तो आंसर जो है यहाँ पे बी होगा. राइट, आंसर विल बी द बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट जो आपका जो रीजन है असर्शन ए है, असर्शन है, उसका करेक्ट रीजन जो है वो रीजन आर नहीं है. तो उस कंडीशन में जो है आपका ये बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है. ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ये भी नहीं है. असर्शन ए इज फॉल्स बट ये भी नहीं है. तो आंसर क्या होगा? बी. बी विल द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, in a company the decisions making authority is retained by higher managerial level. एक कंपनी है, in a company the decisions making authority is retained by their higher management. सारा का सारा लेवल जो है डिसीजंस मेकिंग हायर लेवल मैनेजमेंट रखता है, सेंट्रलाइजेशन है. व्हाट कैन बी आइडेंटिफाइड सेड अबव इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? इंटीग्रेटेड नहीं, डाइवर्सिफाइड नहीं, सेंट्रलाइज्ड. यस, राइट. तो आंसर होगा क्या यहाँ पे? सी. राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी विल बी द राइट आंसर. क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट 12, an important project at AMB Consultants is running behind schedule by month. एक मंथ पीछे चल रहा है. This has upset their clients and might affect the reputation of the company in the long run. ठीक है, इससे जो क्लाइंट अपसेट है और वो उससे कंपनी का रेपुटेशन जो है लॉन्ग रन में हैम्पर हो सकता है. नो मैनेजरियल एक्शंस लाइक असाइनिंग मोर वर्कर्स, इक्विपमेंट्स और गिविंग ओवर टाइम हैज बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम.
जो नो मैनेजरियल एक्शंस लाइक असाइनिंग, यहाँ पे मैनेजरियल एक्शन नहीं लिया गया कि भैया मोर वर्कर को असाइन कर दो, इक्विपमेंट्स और गिवन ओवर टाइम कर दो ताकि जो है उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं किया गया मैनेजमेंट के द्वारा. What managerial action may not be taken by the company to avoid such a situation, ठीक है, from arising in future. यहाँ पे मैनेजरियल को कौन सा ऐसा जो चीज़ें हैं जो नहीं लेना चाहिए ताकि कंपनी में जो है फ्यूचर में ये सिचुएशंस ना आ जाए, राइट. Revise the schedule, assigning the additional work and equipment to the project, get the permissions for the future overtime work. देखिए यहाँ पे क्या है, इसके सॉल्यूशंस के लिए इस प्रॉब्लम जो आया है कि आप जो है अपने क्लाइंट्स के काम को सही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम का सिंपल एक सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज द शेड्यूल करना पड़ेगा. आपने शेड्यूल को रिवाइज नहीं किया, रिवाइज द शेड्यूल, आपको शेड्यूल रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के वो चीज़ें जो है वो सही हो सकती है. तो आपको यहाँ पे शेड्यूल को रिवाइज करना है, राइट. इन द सेंस व्हाट मैनेजरल एक्शंस में नाउ बी टेकन, यहाँ पे जो है नाउ अब क्या डिसीजंस ले सकते हैं, राइट. तो आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शंस बचा हुआ है. अब जब लेट हो गया है तो हो गया है, अब आपको शेड्यूल को क्या करने का, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है. सच ए सिचुएशन फ्रॉम अराइजिंग इन फ्यूचर, तो आपको शेड्यूल यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा. असाइनिंग एडिशनल वर्कर्स एंड इक्विपमेंट जो है तब भी आप करेंगे, तब भी तो लेट तो हो चुका है, तो अब तो कोई फायदा है नहीं. तो आगे से आपको जो है शेड्यूल को रिवाइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, तो आप वहाँ पे वो चीज़ें आंसर आएगी, दैट इज रिवाइज द शेड्यूल, ये आएगा. A will be the answer. Next होगा 30 number question. Statement A. Transportation helps in creating time utility. Yes, right. Transportation helps in creating time utility. ना. Transportation helps in creating the place utility, right? ये time utility नहीं. And warehousing helps in creating the place utility. उल्टा लिखा हुआ मेरे भाई, उल्टा. ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है और आपका वेयर हाउसेज जो है वो टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है. क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लेस मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाता है, और आपका जो वेयर हाउसेज है वो चीज़ें प्रोडक्शंस पार्टिकुलर मंथ या पार्टिकुलर टाइम में होता है, बट उसका जो है आप कह सकते हैं सप्लाई जो है होल ऑफ द ईयर होता है, तो उसे जो है वेयर हाउसेज में रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे प्लेस यूटिलिटी की बात आएगी. स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स on the basis of their important characteristics is known as standardization. The process of classification of product into different groups, अगर आप classification of product करते हैं तो इसको हम लोग grading बोलते हैं, ना कि इसको जो है हम लोग standardizations बोलते हैं. तो यहाँ पे दोनों statement गलत है मेरे भाई. Choose the correct options from there. Statement 1 is true and 1 is false नहीं. Statement 1 is true ये नहीं. Both the statement are true. Both the statement are false. The right answer will be the D. इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर. 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, डी. तो यहाँ पे डी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन. द नेम एंड टेस्ट ऑफ कोको कोला इज नोन टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये जो कोका कोला है ना, कोका कोला, इसका जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में एवरी इंडिविजुअल इसके टेस्ट को जानते हैं, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इसके टेस्ट को जानते हैं. द कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होल्ड्स द मोस्ट मार्केट शेयर्स इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट. सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट के अंदर ये जो कोका कोला है जो मोस्ट मार्केट शेयर्स कैप्चर करता है, एंड गॉट इटसेल्फ ए स्पेशल सीट इन ईच एंड एवरी गैदरिंग. हर एक गैदरिंग के अंदर जो है कोको कोला जरूर, छोटा सा बर्थडे पार्टी है तो कोको कोला मिलेगा आपको, जो है शादी वादी का टाइम है वहाँ कोको कोला बटता हुआ दिख रहा होता है. तो हर एक गैदरिंग के अंदर कोको कोला जो है ड्रिंक्स की तरह यूज होता है, राइट. द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर डाइट कोक. इसमें कॉमन क्या है, डाइट कोक बिकता है अलॉन्ग विद द अदर इंक्लूडिंग कैफीन फ्री कोक, राइट. कोका कोला, डाइट कोक और कैफीन फ्री कोका कोला, जीरो शुगर कोका कोला, चेरी कोका कोला, राइट, वनीला एंड द लिस्ट गोज ऑन. इट हैज ए कैपिटलाइज एंड ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी. इन्होंने जो है मार्केट का ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया है इटसेल्फ इफेक्टिवली, अच्छे से, एंड प्लेस इटसेल्फ इन द मिडिल ऑफ एवरी गैदरिंग. ठीक है, एवरी गैदरिंग के मिडिल में वो रखता है, ठीक है. द मेन रीजन फॉर सच एन आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट गोज द वे दे हैव एस्टैब्लिश्ड द
कनेक्शन बिटवीन एवरी ओकेजन्स एंड द नीड्स फॉर द कोक, हर ओकेजन और कोक में जो एक कनेक्शंस बैठाना है, खुशी का माहौल है, चलिए कोक के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे है कोक के साथ सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे करके उन्होंने जो है कनेक्शन सेट किया है। टू बी प्रेजेंटेड देयर प्रोडक्ट डिजाइंस एंड क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग, उन्होंने जो है ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करा है और ऐसे क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट करा है जिसकी वजह से एक कनेक्शन सेट हो गया कि कोई भी गैदरिंग होगा, कोई भी पार्टी फंक्शन होगी, उसमें कोक जो है वो चलेगा। Identify the feature of business environment which the Coca-Cola company managed to get in their favor। यहाँ पे कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट जो है कोको कोला जो है वो अपने फेवर में मैनेज करने में सफल रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कौन सा जो है इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं जो ये सफल रहा, कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसने जो है वो क्या किया, वो कवर करा और अपने फेवर में लेके आया। सबसे पहली बात है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है, ये वाला चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। उसने स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस को टारगेट करा, राइट, जो उसको उसके कंपनी को या फिर उसके कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जो होगा वो आंसर जो यहाँ पे बन के आएगा वो आंसर विल बी द बी। उसने जो है वो क्या किया, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस को टारगेट किया कि स्पेसिफिक हमारा कस्टमर कौन हो सकता है, गैदरिंग के लिए कर लेते हैं और सारे जगह पे एवरीवेयर ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस को इन्होंने जो है वो कैटर करा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बन के यहाँ पे आ जाएगा कि भैया ये चीज़ें यहाँ पे होगी, राइट। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चंस का ये भी डील हो गया हमारा। नेक्स्ट, नेम द कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन द मैनर्स इन विच डिसीजंस मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग। Name the concept which explain the manner in which decisions making responsibilities are divided among hierarchical level। अच्छा, decisions making जो power है उसको नीचे लेवल तक, hierarchical लेवल तक, नीचे लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट। मेकिंग द अपॉर्चुनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नीचे लेवल तक दिया गया है, ठीक है। नेम द कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन द मैनर इन विच द डिसीजंस मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग द हायरार्किकल लेवल, नीचे लेवल तक दिया गया है। तो ये है भाई हमारा, ये तो बिल्कुल नहीं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं, डेलीगेशंस तो बिल्कुल नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो आंसर इसका क्या होगा, 15 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर जो होगा डी होगा। क्योंकि देखिए ध्यान सुनिएगा, क्योंकि जो है सेंट्रलाइजेशंस के डेलीगेशंस के अंदर क्या होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में होता है सिर्फ, कि सुपीरियर अपना काम जो है कुछ सबऑर्डिनेट्स को देगा। बट जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ये डेलीगेशंस बोलते हैं, बट जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल जो है, मतलब टॉप लेवल को भी कुछ पावर दिया गया, मिडिल लेवल को भी दिया गया, लोअर लेवल को भी दिया गया, जो मतलब हर एक जो भी लोग काम कर रहे हैं हर लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो अथॉरिटी दी गई है, डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी दी गई है। तो इस प्रोसेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिवाइडेड अमंग द हायरार्किकल लेवल तक, नीचे लेवल तक, हायरार्किकल लेवल तक अगर नीचे तक जा रहा है, पूरे हर एक हायरार्किकल लेवल पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया गया है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो कॉन्सेप्ट है आपका डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है सर, ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते आइए। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट 1, द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेस, ठीक है, if the benefits from the decision exceed the cost involved। Statement 1, the market price of the equity shares increases, ठीक, if the benefit from a decision exceeds the cost involved, ठीक है। Statement 2, all financial decisions aims at ensuring that each decision is efficient and adds some value, right। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको रॉन्ग है, ठीक है, ये आपको चूज करनी है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेस, हाँ ठीक है, इफ द बेनिफिट फ्रॉम अ डिसीजन जो है वो बेनिफिट जो है एक्सीड करेगा कॉस्ट इन्वॉल्व से। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने कोई डिसीजंस लिया, उस डिसीजन से जो है बेनिफिट हुआ, मान लो 1000 करोड़ का बेनिफिट हुआ, और इस डिसीजंस को लेने में जो है आपको कॉस्ट लगा 500 करोड़ रुपए का, ठीक है, आप इस डिसीजंस को लेने में 500 करोड़ का कॉस्ट लगा, बट इस डिसीजंस को लेने में 1000 रुपए का बेनिफिट हुआ। तो ये 500 करोड़ रुपए का जो इम्पैक्ट है ना वो आपके शेयर्स प्राइस पे दिखेगा, ये इम्पैक्ट जो है आपके शेयर्स प्राइस पे दिखेगा, मार्केट प्राइस पे दिखेगा।
तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस एम्स टू इंश्योरिंग दैट ईच डिसीजंस इज एफिशिएंट एंड एड सम वैल्यू, बिल्कुल सही है। हर एक फाइनेंशियल डिसीजंस का मेन एम यही होता है कि वो इंश्योर करे कि जो भी डिसीजंस लिया जा रहा है वो डिसीजन इफिशिएंट हो एंड वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो पहला वाला आंसर, पहला वाला ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ये भी गलत। बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। क्लियर है पॉइंट, ये बातें आपको समझ में आ रही हो। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, हाँ सर मूव करो। नेक्स्ट 17, global stock indices have fallen on account. Global stock indices have fallen on account of the pandemic. Okay. ड्यू टू द पैंडेमिक कोविड जो आया था उसके वजह से ग्लोबल स्टॉक इंडिसेस, पूरा वर्ल्ड का जो स्टॉक है वो थोड़ा नीचे डाउन हुआ है। द अबव स्टेटमेंट डायरेक्टली फॉल अंडर विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये जो हुआ है ये कौन सा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट जो है फॉल कर रहा है, तो ये जो है वो लीगल इन्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं है भाई, सोशल इन्वायरमेंट भी बिल्कुल नहीं है, तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट जो है इन द सेंस 17 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। सेल्स मार्केट गिरना जो है, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होना, जीडीपी बढ़ना घटना, ये सारे जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस में आते हैं। तो दीज आर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात यहाँ पे की गई है, क्लियर बात समझिएगा, समझ में आ रही बात। चलो फिर आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं भाई साहब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बच्चा। हाँ सर बढ़ो सर, बढ़ो। मैच द करेक्ट ऑफ मार्केटिंग कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव डेफिनेशन इन द कॉलम 2। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, रिलेटेड टू द सेटिस्फाइंग customer needs, related to the availability of the affordability of the products, right। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द अफोर्डेबल। हाँ ये है पहला का जो है वो 3 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है जी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि भैया आप जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये रॉन्ग, ये मैंने गलत बता दिया आपको, ये मैंने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक। चलो ये देखो, इन द सेंस व्हाट कि फर्स्ट का जो होगा वो ए ही होगा, ये होगा पहला का जो है ए। सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, रिलेटेड टू द अग्रेसिव प्रोसीडिंग बायर्स टू परस्यू द, हाँ सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, 4th नंबर आएगा। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आएगा जी मेंटेनिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट क्वालिटी में तो हो ही गया, प्रोडक्शन क्वालिटी में क्या हो गया, हाँ ये जो है ये नंबर 2 पे आएगा, और ये जो आएगा डी आएगा वो आएगा नंबर 3 पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बन के आ रहा है, ए का क्या होगा 1, ए का 1, दूसरा का क्या है, बी का सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है 4, तो बी का क्या है 4, बी का 4, और तीसरा क्या है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का क्या है 2, तो सी का क्या है 2, ठीक है। और डी जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है तो उसका कौन है 3, तो डी का कौन है 3। देखिए कौन से मैच कर रहा है, जल्दी से बताइए, ए का 1, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3। तो ये राइट आंसर जो होगा डी होगा। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो क्वेश्चन नंबर है उसका डी आएगा, ध्यान सुनिएगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि भैया जो है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनानी है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अग्रेसिवली जो है वो परस्यू करना है बायर्स को कि भैया हमारा परचेस कर लो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रिलेटेड सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रिलेट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट जो है इजीली अवेलेबल हो और चीप प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे अवेलेबल हो, तो आसानी से मार्केट में बेची जा सकती है, आसानी से मार्केट में सेल की जा सकती है, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर जो ये निकल के आ रहा है वो ये है डी 1 का, ए का 2, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3। समझ में आ रहा है जी? हाँ सर बन तो रहा है सर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, दिक्कत हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं मेरे भाई। हाँ करो सर, करो। आइए बात करते हैं।
Frederick Winslow Taylor proposed which of the following style of management as opposed to the rule of thumb? इन्होंने जो है फेडरिक विंस्लो टेलर ने क्या किया है, प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एज अपोज टू रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब के अपोज में है प्लान मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट. एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है वो क्या दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी है. उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी है. उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज़ ना रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए. रूल ऑफ थंब होने का मतलब क्या होता है, जो पुराने आप करते आ रहे थे वो चीज़ें अब नहीं चलेगी. आपको न्यू मेथड्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. न्यू मेथड्स फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि आज के समय में उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है. आपको ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है. आज के टाइम में उस काम को कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपके पास क्या है. तो यहाँ पे क्या आएगा, रूल ऑफ थंब वाली बात आएगी. तो क्या है, न्यू मेथड जो है आपको फाइंड आउट करना है. आज समय तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है ताकि जो है रूल ऑफ थंब को अपोज किया जा सके. रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है. रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करने का मतलब क्या है कि आपका जो है इंट्यूशंस पे या पीछे ये चल रहा था, ऐसे होता था, उस बेसिस पे ये चीज़ें आपको नहीं करनी है. क्लियर है पॉइंट. तो आप यहां पे देखिएगा. नेक्स्ट बात करते हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यहां पे हाईलाइट किया गया है. when changes are taking place too frequently and becomes difficult to predict. बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा फ्रिक्वेंटली, ठीक है, और वो जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. तो अगर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी. बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है. वो चेंज तो होता है, ठीक है, पता चल जाता है, बट उसको समझना, उसको जो है अंडरस्टैंड करना, उसको प्रेडिक्ट करना आसान काम नहीं है. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टू प्रेडिक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत ही मुश्किल है. ये थोड़ा आप एक्यूरेटली कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, राइट. तो यहाँ पे क्या है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट of the business environment is highlighted when the changes are taking place too frequently, ठीक है, and it is become difficult to predict the future. ठीक है, तो ये क्या आएगा आंसर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी द राइट आंसर. कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट है, तो इट्स बिकम द कॉम्प्लेक्स, सो इट्स बिकम डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. या फिर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन भी है, इसीलिए जो है वो आप कह सकते हैं डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट है, अनसर्टेन होता है. तो यहाँ पे आप कौन सा आंसर ले सकते हैं, अनसर्टेनिटी वाली बात है. कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इट इज़, हाँ नहीं, एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, सॉरी, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इम्पैक्ट उसका हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते, उसके बारे में होता है, राइट, सॉरी. तो यहाँ पे जो है वो अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, चेंज होता है, अनसर्टेन है, इसीलिए जो है इसको प्रेडिक्ट करना जो है वो मुश्किल है हमारे लिए, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं. तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा. ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे जो है वो क्या पड़ेगा, वो समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, कि हमारे बिजनेस पे उसका रिलेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा, वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है. इसीलिए जो है ये यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आएगी कि ये क्या है, अनसर्टेनिटी वाली बात. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीता हैज अ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस इन बीकानेर. ठीक है, नेमली स्मार्ट फ्लेवर्स, नाम है उसका स्मार्ट फ्लेवर्स. ओके, हर आइसक्रीम आर अटरली डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट. सी मेक्स आइसक्रीम फ्रॉम फ्रेश मिल्क and the same are the available in a wide range of flavors. ये फ्रेश मिल्क से वो आइसक्रीम बनाती है और वो वाइड रेंज में अवेलेबल है, वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स एंड पैक्स में अवेलेबल है. She sets viable business objective and work with the same in mind. इसके पास जो है वो viable business objective है and work with the same in mind in order to ensure that the customer will come back for the purchasing.
उनके पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव है और उसके अनुसार से उनको माइंड में ये भी चीज़ है कि वो इंश्योर करना चाहती है कि भैया कस्टमर जो है वो रिपीटेड कस्टमर हमारे होने चाहिए, वो बैक आके परचेस कर. Having the first mover advantage, her business was doing well. To earn higher profits, she started cutting out cost. उन्होंने जो है कॉस्ट कट करना शुरू कर दिया प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए. This would sometimes leads to the delay in the delivery and the ice cream was not reaching the market in the time. वो उससे क्या हुआ कि भैया डिलीवरी में थोड़ा डिले होने लगा और आइसक्रीम जो है टाइम पे मार्केट नहीं पहुंच रहा था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिमांड्स फॉर हर आइसक्रीम डिक्लाइन. जैसे जैसे इन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उनके आइसक्रीम के डिमांड जो है डिक्लाइन होने लगे. एंड बिकॉज ऑफ इट द कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट, और कॉम्पिटिटर्स जो है मार्केट में एंटर कर गया. शी लॉस सम ऑफ हर मार्केट सेल्स टू द कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स आया तो मार्केट सेल उन्होंने लॉस कर दिया. एट द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन शी गॉट्स बैक to back order for supply of 4,000 ice cream packs of different flavor for a special occasion. At the beginning of the summer के beginning में ही जो है उसने जो है वो 4,000 आइसक्रीम पैक्स का ऑर्डर उनको बैक टू बैक मिला ओकेजन पे सप्लाई करने के लिए. To ensure that the task was completed and order delivered on the time, she hired additional worker. उसने additional worker को हायर किया कि ऑर्डर जो है टाइम पे जो है वो कंप्लीट हो जाए. She was thus able to produce and deliver the ice cream packs but at the higher production cost. ठीक है, वो डिलीवर तो कर पाई बट प्रोडक्शन कॉस्ट इनका क्या हो गया, बढ़ गया. While completing activities and finishing the given task, एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हो और दो गिवन टास्क उसको फिनिश करते हो. गिवन टास्क दो फिनिशिंग द गिवन टास्क फॉर द अचीविंग द गोल. मीता रियलाइज दैट इस गोल while completing activities and finishing the given task for the achieving the goals. ठीक है, मीता realized that she was ignoring one of the important aspects of the management. Identify, ये एक important aspects of management को जो है वो क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है. जब उन्होंने सारी चीज़ों को देखा तो उन्होंने एक देखा कि एक important aspects of management को हम इग्नोर कर रहे हैं. Identify the aspects of management that has been ignored by the Meeta. Also explain the same with the help of an example. अब यहाँ पे जो है ये मीता जो है वो क्या कर रही है, मीता जो है ये कौन सा एस्पेक्ट जो है उसको क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है. सबसे बड़ा बात है कौन सा एस्पेक्ट यहाँ पे मीता इग्नोर कर रही है. उस एस्पेक्ट्स के बारे में हमें पता लगाना है कि कौन सा एस्पेक्ट्स यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है. ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात, सबसे पहला जो एस्पेक्ट्स इग्नोर किया जा रहा है वो इग्नोर किया जा रहा है इफिशियंसी का. भैया कॉस्ट यहां पे जो है वो प्रॉब्लम क्या हुआ कि टाइम पे डिलीवर कर दिया इन्होंने, टाइम पे डिलीवर कर दिया तो भैया वो इफेक्टिव हो गई कि भैया चलो वो टाइम पे डिलीवर हो गया, काम कंप्लीट हो गया, बट वो इफिशियंसी अचीव नहीं हो पाया. मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा. तो यहां पे जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है क्वेश्चन में, वो प्रॉब्लम जो है वो क्या है, इफिशियंसी का प्रॉब्लम है. वो जो प्रॉब्लम है ना, वो जो प्रॉब्लम है आपका वो इफिशियंसी का प्रॉब्लम है. यहाँ पे इफिशियंसी नहीं है क्योंकि आप जो है टाइम पे चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं. आपको जो मार्केट में जैसी ऑर्डर आया, आपको 4,000 पैक्स का ऑर्डर आया तो आपने एक्स्ट्रा वर्कफोर्स लगा करके जो है वो क्या कर लिया, टाइम पे वो चीज़ों को डिलीवर तो कर दिया, टाइम पे वो चीज़ें डिलीवर हो गई. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया कि यहाँ पे इफिशियंसी अचीव नहीं हुआ. कॉस्ट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया. कॉस्ट जो है आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई. तो आप जो है यहाँ पे इफिशियंसी वाले कॉन्सेप्ट को लिखेंगे कि भैया ये इफिशियंसी अचीव नहीं कर पा रही है. आपके इसके लिए जो है आपको क्या करना है कि एक एग्जाम्पल ले लेना है. एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि भैया एक ए बिजनेस था, उसको 5,000 प्रोडक्ट्स बनाने थे. वो प्रोडक्ट जो है वो 5,000 प्रोडक्ट बनाने थे, ठीक है, बट जब बन रहा था एम्प्लॉयड करना पड़ा, बट उसका जो कॉस्ट हो गया वो हो गया 120. इसका मतलब कॉस्ट बढ़ गया. इफेक्टिव तो है बट इफिशिएंट नहीं है. ऐसा एक एग्जाम्पल आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा. आपको वहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है से अपने तरीके से बना करके अपना हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आप देंगे जहाँ पे ये प्रूफ हो कि भैया वो जो है इफिशियंसी की बात की जा रही है. क्लियर है पॉइंट? तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका डील हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 21 डील हो गया. ठीक है, ठीक है जी. तो यहां पे जो है
ओके, आप एग्जांपल ले लेंगे और यहाँ पे जो है एक और कॉन्सेप्ट डील हो रही है इफेक्टिवनेस, एक तो इफिशिएंसी का डील हो रहा है, इफेक्टिवनेस का डील हो रहा है कि भैया टाइम पे चीज़ों को कंप्लीट करना है, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। तो वो दोनों चीज़ें जो है वो आपको आल्सो एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एस्पेक्ट जो है दोनों कंडीशंस में जो है एक कंडीशंस में जो था कि टाइम पे चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही थी, दूसरे कंडीशन में एक में तो कॉस्ट कम हो रहा था, एक में जो है पहला सिचुएशन क्या था, जो पहले जो मार्केट में सिचुएशन ये था कि उन्होंने जो है वो कॉस्ट कम करने के चक्कर में उन्होंने डिलीवरी टाइम पे देना बंद कर दिया। तो वहाँ पे वो क्या थी, वो इफिशियंसी तो आ गया था बट इफेक्टिव नहीं थी, राइट। वो इफिशियंसी तो आ गया था बट इफेक्टिव नहीं थी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को भी देना कि पहला वाला कॉन्सेप्ट में जो है ये इग्नोर कर रही है कि भैया इफेक्टिवनेस को इग्नोर कर रही है कि वो टाइम पे डिलीवरी नहीं कर रही है, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट में जो है वो इफिशियंसी को इग्नोर कर रही है। दोनों कंडीशन में फेल वाले सिचुएशन में है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ है, बट अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे तो आपका उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर आप मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे डिलीवर नहीं करेंगे तो भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे भी चीज़ें होनी चाहिए, इन द सेंस इफिशियंसी भी अचीव होना चाहिए और इफेक्टिवनेस भी अचीव होना चाहिए। पहला वाला सिनेरियो जो था मार्केट में कि भैया कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया बट वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए, कॉस्ट को रिड्यूस करने का मतलब वो इफिशियंसी तो है बट इफेक्टिवनेस नहीं है। दूसरा वाला सिनेरियो में ये आया कि उन्होंने जो है टाइम पे डिलीवर तो कर दिया बट कॉस्ट को मैक्सिमाइज कर लिया, मतलब इफेक्टिव तो है बट इफिशियंसी नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ेंगे और दोनों एग्जाम्पल आप हाइपोथेटिकल बना करके आप लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 22। कंट्रोलिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव इन प्लानिंग is done based on facts. Controlling becomes more effective if planning is done based on facts. Analyze the statement based on the relationship between planning and controlling. देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंट्रोलिंग जो है ना, कंट्रोलिंग वाला जो काम होता है, कंट्रोलिंग का काम क्या होता है, जहां पे हम प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कोई डेविएशन तो नहीं है, क्या हमारा एज पर प्लान सब कुछ चल रहा है, क्या सब कुछ एज पर प्लान हमारा काम कर रहा है क्या। इस बात को जो है यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि सब कुछ हमारा एज पर प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग बोलते हैं। बट यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोलिंग जो है और अच्छा और इफेक्टिव हो सकता है। प्लानिंग जो है सब कुछ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, अगर जो है प्लानिंग जो है फैक्ट्स पे बेस्ड है, ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में आपको रिलेशनशिप लिखना है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। प्लानिंग अगर नहीं होगा तो कंट्रोलिंग का पॉसिबिलिटीज ही नहीं है क्योंकि कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर प्लानिंग रॉन्ग हो गया तो कंट्रोलिंग तो भैया ऑब्वियसली जो है वो डेविएशन आएगा ही आएगा। तो ऐसे जो है दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, या कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग करते हैं, अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करते हैं तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे करके रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप आपको इस्टेब्लिश करनी है इस आंसर के इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लिखना होगा कि भैया यहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कुछ रिलेशनशिप के बारे में। कुछ रिलेशनशिप ये है कि भैया प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के बिना बेकार है। पहला क्या है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस। दूसरा है विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। दो रिलेशनशिप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रिलेशनशिप डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, और इसमें एक और क्वेश्चन करके आ रहा है कि भैया और एक सवाल पूछा क्वेश्चन का, वो है एक्सप्लेन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन which are relates to analyzing deviation a step in the process of controlling. Give a suitable example. क्या होता है बाबू, पहले बात को समझो। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है, अगर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस को बोले कंट्रोल्ड बाय एक्सेप्शंस इन द सेंस इन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट कंट्रोल बेस्ड है।
अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने जाएंगे, आप हर चीज को कंट्रोल करने जाएंगे तो कंट्रोलिंग नथिंग में आप एंड करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भैया आपको ना थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलो ना कि अगर 1% का डेविएशंस आया है, अगर आपका डेविएशंस आपके टॉलरेंस लिमिट के अंदर है, छोड़ो इसको, अब हर चीज एकदम से माइन्यूटली कंट्रोल के चक्कर में मत पड़ो। जैसे मान लो ये प्लान्स ले डाउन द 2% इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट एज ए एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ द डेविएशन। अगर आपने कहा कि 2% जो है ना हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है, ये हमारा एक्सेप्ट होगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा इसको। तो अगर 2% से नीचे जो है ना अगर आपका डिफरेंसेस आ रहा है या 2% तक भी डिफरेंसेस आ रहा है, तो यहां पे कोई भी एक्शन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्लियरली कहता है कि भैया इफ यू विल ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू विल ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, आप जो है वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग। तो आपको जो है ना एक टॉलरेंस लिमिट रखना है, और अगर टॉलरेंस लिमिट के अंदर वो चीजें हैं, डेविएशन अगर टॉलरेंस लिमिट के अंदर है कि भैया इतना डेविएशन आ रहा है, टॉलरेंस लिमिट के अंदर डेविएशन है, तो वहां पे आपको बहुत बड़ा मेजर करेक्टिव डिसीजंस लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। वो इमीडिएट एक्शंस जो है नहीं लेना है। बट अगर डेविएशन जो है ज्यादा हो गया, 2% से ज्यादा हो गया, टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा हो गया, तो डेविएशन वहां पे, तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेना है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस आप एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मतलब वहां जो है वो क्या कंट्रोलिंग करिए, जो आपको मैक्सिमम काम है उसको कंट्रोलिंग करिए। और आपका जो है ये जो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, हर चीज कंट्रोल मत करिए, कुछ को छोड़िए, थोड़ा इग्नोर करिए। इन द सेंस 2% डेविएशन का अगर टॉलरेंस लिमिट है और 2% का डेविएशन हुआ है तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। तो ये कहते हैं इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, राइट। तो इसको हम लोग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का आंसर भी आप उस तरीके से लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इस बात को थोड़ा हम लोग समझते हैं। आइए, मिस्टर अहिल्या पासी इज द प्रिंसिपल्स ऑफ अ प्रेस्टिजियस स्कूल इन न्यू दिल्ली, ठीक है। द स्कूल हैज ए वैकेंसी ऑफ अ हेडमास्टर्स एंड हेडमास्टर, ओके, ठीक है, ऑफ द जूनियर विंग्स ऑफ स्कूल। जूनियर विंग्स स्कूल के हेडमास्टर्स और हेडमास्टर्स के लिए जो है एक वैकेंसीज आया हुआ है। द सीनियर टीचर्स ऑफ द स्कूल हैव द ओपिनियन दैट only internal candidates should be considered for the post। सीनियर टीचर जो है वो उन्होंने ओपिनियन दिया कि नहीं, इस पोस्ट के लिए ना बाहर से लोगों को मत लाई। अगर वैकेंसी अराइज हुआ है तो इस पोस्ट के लिए इंटरनल लोगों को ही इस पोस्ट पे बिठाइए। जो हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं वैसे लोगों को ही इस पोस्ट पे बैठना चाहिए, वैसे लोगों को ही पोस्ट पे बैठाया जाना चाहिए, इंटरनल कैंडिडेट्स को, ठीक है, should be considered for the post। However, Mr. Pasi and the management would like to invite application from external sources। बस मिस्टर पासी चाहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है एप्लीकेशन इनवाइट किया जाए। Justifications the management can provide to convince the staff for inviting the application। अब जो है ध्यान सुनिए, पूरा कहानी क्या हुआ है। एक स्कूल है मेरे भाई, स्कूल है जूनियर विंग्स, और जूनियर विंग्स के अंदर क्या हुआ है, एक वैकेंसीज आई है हेडमास्टर्स या हेडमास्ट्रेस का, कि भैया इसको जूनियर विंग को हेड करने के लिए ना एक पर्सन चाहिए। अब उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका ऐसा कहना है, उनका जो स्कूल्स के टीचर है, बाकी टीचर, उनका कहना है कि नहीं नहीं, बाहर से लोगों को मत लाइए, इंटरनल लोगों को लाइए। इंटरनल जो सीनियर टीचर है उन्हीं को मौका मिलना चाहिए भाई साहब इस पोस्ट के लिए, ठीक है। बट प्रिंसिपल्स का यहां मत ये नहीं है। प्रिंसिपल ये कह रहा है, मिस्टर पासी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अहिल्या पासी जो है, मिस अहिल्या पासी जो है वो कह रही हैं कि नहीं नहीं, मेरे को ये ऐसा मत है कि नहीं, बाहर से एक्सटर्नल लोगों को आना चाहिए, एक्सटर्नल हम एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे। बट ये बात अगर ये मिसेस अहिल्या बोल रही है
तो उसके लिए जो है इनको क्या करना पड़ेगा, जो स्टाफ है उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहां पे कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहां पे जो लिखना आपको वो क्या लिखना है, आपको यहां पे इंपॉर्टेंस लिख देना है या एडवांटेज लिख देना है। कौन सा एडवांटेज लिख देना है, एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यहां पे एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, उसको जस्टिफाई करना है, ऑब्वियसली उसके एडवांटेज की ही बात करेंगे। तो एडवांटेज लिख दीजिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एडवांटेज लिख दीजिए। पहला क्या हो सकता है, क्वालिफाइड पर्सनल्स आएंगे कि भैया हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स, नए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से क्वालिफाइड पर्सन्स ला सकते हैं। हमारे पास वाइडर चॉइस अवेलेबल होगा। पहला क्या है, क्वालिफाइड पर्सन्स ला सकते हैं, हम अपना जितना भी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके अनुसार से बीएड, एमएड, एमएडी जैसे भी टीचर चाहिए होता है वैसा हम जो है अपने वैकेंसी में डाल सकते हैं। दूसरा ये होगा कि हमारे पास वाइडर चॉइस अवेलेबल होगा। वाइडर चॉइस अवेलेबल होने का मतलब क्या होता है, वाइडर चॉइस मतलब अगर हम इंटरनल सोर्सेज से लेंगे तो हमारे पास 10 अगर जो है एम्प्लॉइज है, उन्हीं 10 में से एम्प्लॉइज में से हायर करना पड़ेगा। बट अगर मैं एक्सटर्नल से ले रहा हूं तो हमारे पास हजारों लोग हैं जहां पे एप्लीकेशंस रिसीव कर सकते हैं, तो हमारे पास वाइडर चॉइस अवेलेबल है। ये एक एडवांटेज यहां पे निकल के आएगा कि वाइडर चॉइस अवेलेबल है। फिर है फ्रेश टैलेंट, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश टैलेंट लेकर के आएंगे। फ्रेश टैलेंट, नया एम्प्लॉय, फ्रेश टैलेंट, न्यू एम्प्लॉय लेके आएंगे, ये भी एक एडवांटेज होता है। और साथ में एक एडवांटेज यहां पे निकल जाएगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब जो है इंटरनल एम्प्लॉय है, साथ में एक्सटर्नल एम्प्लॉय आ गया, तो दोनों के बीच में कंपटीशन स्पिरिट आ सकता है, डेवलप होगा। ये सारे एडवांटेज है जो आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ जो इंटरनल स्टाफ से, उनको जो है वो करने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे, उनको करने के लिए आप इनको कन्विंस कर सकते हैं, आप उनको जो है अप्रोच कर सकते हैं कि भैया ये चीज़ें हो रही है, तो आप उनको इस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आएगी। क्लियर है पॉइंट, होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर, आ गई है सर, आ गई है सर, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मेंशन एनी 3 प्रोटेक्ट, आरबीआई का प्रोटेक्टिव फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टिव फंक्शंस के बारे में बात करिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंक ऑफ द बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बैंक। ये रेगुलेटरी बैंक है, हम बैंकों को रेगुलेट करती है, हमारे देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करती है, हमारे देश के अंदर जो है वो करेंसी छापती है, हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशंस को कंट्रोल करती है। इन द सेंस आरबीआई का बहुत जो है वो बहुत सारे फंक्शन है। उसमें से आरबीआई के फंक्शंस में अगर मैं बात करूं तो आरबीआई का फंक्शन क्या है, प्रोहिबिट द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बैंकों का अगर कोई फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एनबीएफसी कर रही है या बैंक्स कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको रोकती है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आरबीआई का नहीं है भाई साहब। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर ना पूछा था, क्या था 23 नंबर क्वेश्चन, यस 24 नंबर क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे जो है वो आरबीआई की बात नहीं की गई है। यहाँ पे आरबीआई का क्वेश्चन है ही नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना सेबी की क्वेश्चन, सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात की गई है। तो ये फ्रॉडुलेंट बिहेवियर आरबीआई की नहीं है, मैं आरबीआई की डिस्कस कर रहा था, सॉरी। ये क्वेश्चन जो आपको आया है वो सेबी की का है, टाइपिंग एरर हुआ। सेबी का क्या है, सबसे पहला प्रोटेक्शन फंक्शंस में सेबी का आता है कि भैया वो जो है अनफेयर के अंदर। दूसरा जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग को वो रोकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई इंटरनल बंदा है, उसको इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, तो उसका अनड्यू एडवांटेज उठा करके कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है, और फिर जब कंपनी के शेयर्स जो है वो इशू किए जा रहे हैं तो उसका प्राइस, कंपनी के शेयर्स जब अनाउंस हो रहे हैं, वो बातें जो इंटरनल बातें हैं वो उस अनाउंस होने से कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो एक्सक्लेटेड प्राइस पर उसको बेच के निकल जा रहा है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। इन्वेस्टर्स को स्टेप्स फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे जो है स्टेप्स लेना। साथ में जो है इसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, जो स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं लोग हैं, तो ध्यान रखिए क्या क्या है। पहला जो है वो क्या करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है स्टॉक एक्सचेंज में, ये आपको रोकना है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको रोकना है। दूसरा जो है वो क्या है कि आपको जो है क्या कहते हैं,
आप कर सकते हैं इसको, आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं, आप इसको कर सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, सॉरी इनसाइडर ट्रेडिंग, यस इनसाइडर ट्रेडिंग को आपको रोकना, ये भी एक जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन है। साथ में जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, ऐसे काम करना, और उनके लिए जो है सारे स्टॉक एक्सचेंज के लोगों को रेगुलेट करना, ये सारे फंक्शंस हैं। कौन सा फंक्शन? प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द सेबी, ठीक है, सेबी के सारे प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो आप यहाँ पे ये आंसर लिख सकते हैं कि सेबी के दीज आर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द सेबी। आगे बढ़ते भाई, इसमें एक और क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करना है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करना है, और स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करना है, सिंपली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स, फंड्स जो है वो इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू, इसमें मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स इन्वॉल्व है, और इसमें मेजर 3 डिसीजंस लिए जाते हैं कि भैया कहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से पैसा आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजंस, और पैसा जो कमाएगा उसको जो है डिविडेंड की तरह कैसे बांटना है, कैसे बांटना है, कितना पैसा डिविडेंड देना, कितना पैसा रिटेन करना है, ये जो है वो मैनेजमेंट का डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द मैनेजिंग द फंड्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, मैनेजिंग द फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फंड्स को मैनेज करना, वो फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है, फंड कहाँ से आएगा, और फंड्स को डिविडेंड जो है वो कैसे बांटना है, ये चीज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूँ, ऑब्जेक्टिव, इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। इनका मेन काम है कि शेयर होल्डर्स के वेल्थ को क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें आएगी कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को क्या करना है? आपको मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की बात की जा रही है। ये मेजर ऑब्जेक्टिव होगा जहाँ पे कंपनी के शेयर्स प्राइस बढ़ाए जाते हैं। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजंस आप ऐसे लेंगे, इस तरीके से फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, इस तरीके से बेटर तरीके से फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे कि आप जो है कंपनी के जो है उसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पे पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप एग्जांपल भी लिख देना मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ के अंदर कि मान लो कंपनी की प्राइस जो है वो क्या है, कंपनी का शेयर प्राइस जो है 100 रुपये का है, बट फाइनेंशियल डिसीजंस इतना बढ़िया हुआ कि कंपनी का प्राइस 120 का हो गया। तो ऑब्वियसली अगर किसी ऑनर के पास 1 लाख शेयर्स पड़े हुए हैं तो उनके पास 1 करोड़ रुपया था, बट शेयर्स प्राइस बढ़ गया 120 का हो गया, तो उनके पास 1.2 करोड़ हो गया। उनका वेल्थ जो है वो क्या हुआ? मैक्सिमाइज हुआ। तो आप ये बातें यहाँ पे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपका क्वेश्चन और एक्यूरेट और बेटर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव ऑन करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है? 25 कह रहा है स्टेट एनी 4 बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशंस के जो है वो क्या है? कम्युनिकेशंस के बैरियर्स की बात करेंगे। आप जो है विच आर द कंसर्न विद द प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग के टाइम में, मैसेज इनटू द वर्ड्स और इंप्रेशंस के टाइम में ये प्रॉब्लम अराइज होती है। इसको हम लोग कौन सा बैरियर्स बोलते हैं? स्टेट एनी 4 बैरियर्स। तो ये पता है कौन? जो बैरियर्स इनकोडिंग और डिकोडिंग के बीच में होता है ना, जो बैरियर्स मैसेज बनाते समय या फिर जो है मैसेज को समझते समय ये जो है प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है, उस समय अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। उसको क्या बोलते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं। ये हमारे लिए सिमेंटिक बैरियर्स हो जाएंगे। सिमेंटिक बैरियर्स में जो है वो क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं सिमेंटिक बैरियर्स में। 4 सिमेंटिक बैरियर्स में एक तो क्या है? ट्रांसलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके गेस्चर्स और मैसेज में प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या आप जो है डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर देते हैं तो आ सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। या फिर जो है आप बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं, टेक्निकल वर्ड्स का मतलब वहाँ पे जो चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, दीज आर द सिमेंटिक बैरियर्स।
ये जो है वो मैसेज बनाते समय और मैसेज समझते समय या डिफरेंट मीनिंग वाला है। हमने बोला था कुछ और, हमने बोला कि भैया कल मेरा इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट मैं कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि मेरा इंगेजमेंट है मतलब कल मैं बिजी हूँ, मेरा मीटिंग है, मेरा ये है, बट किसी और ने समझ अच्छा सर का इंगेजमेंट है, ओके। इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है मैसेज फ्रेम करते समय, मैसेज बनाते समय, मैसेज जब हम लोग बना रहे होते हैं, मैसेज जब हम लोग फ्रेम कर रहे होते या मैसेज रीड कर रहे होते, वहां पर ही प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पर ही दिक्कतें आ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है उसको हम लोग कौन सा बैरियर्स बोलेंगे, सिमेंटिक बैरियर्स बोलेंगे। ये कौन सा बैरियर्स होगा, सिमेंटिक बैरियर्स। और इसमें मैंने ये सारे 4 बैरियर्स के बात लिख दिए, चारों बैरियर्स को आपको डिफाइन कर देना है वहां पे। नेक्स्ट है, state any 4 barriers to communication which are related to the authority, relationship, rules and regulation। ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी की वजह से कुछ बैरियर्स अराइज होते हैं, एडिशनल बैरियर्स। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या बना हुआ है, एक स्केलर चेन बना हुआ है, स्केलर चेन बना हुआ है कि स्केलर चेन फॉलो करना है, ठीक है। इंग्लिश में बात करना है, ये भी एक बैरियर्स हो सकता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया गया कि भैया इंग्लिश में ही बात करनी है, आपको इंग्लिश से आगे जाके बात नहीं करनी है, ठीक है। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, या जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से वो बात नहीं कर रहा है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सुपीरियर जो है मैं जूनियर से बात थोड़ी ना करूँगा, ऐसा अगर ऐसा हो रहा है, मैटर चल रहा है। या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस करने में प्रॉब्लम्स आती है। इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बोलते हैं। कौन सा बैरियर्स बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बोलते हैं। दिस आर द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ऑफ द कंपनी, राइट। ये कंपनी के जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में काउंट होंगे, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं, name the mechanism that attempts to measure certain characteristics of individual in the process of identifying and choosing the best person out of the number of prospective candidates for the job, enumerates any 3 of its type। name the mechanism। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके पास मान लो 1000 एप्लीकेशंस आ गए, आपके पास किसी जॉब के लिए 10 पोस्ट है, किसी जॉब के लिए आपके पास 10 पोस्ट है और उस जॉब के लिए आपने एक्सटर्नल यूज़ करा, एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करा। एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करने की वजह से हुआ क्या बताइए, मैं बता रहा हूँ। एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करने की वजह से हुआ क्या कि आपके पास 1000 एप्लीकेशंस आ गए। अब 1000 लोगों को तो जॉब दोगे नहीं आप, अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, बेस्ट आदमी को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे सवाल यही कह रहा है कि नेम द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बताइए दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर, जो ये इस बात को मेजर्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1000 आए हैं उसमें से जो बेस्ट पर्सन चूज करने के थोड़ा हमें कुछ आइडियाज बताइए कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स लेकर के हम उसमें से जो है बेस्ट पर्सन को चूज करेंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्शन टेस्ट ले सकते हैं, अलग अलग जो है सिलेक्शन टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें आप इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसमें आप एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, ये टेस्ट ले सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। और जो है आप जो है इसके बाद जो है पर्सनालिटी टेस्ट ले सकते हैं, आप जो है ट्रेड टेस्ट ले सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब वो आप बंदा कैसा पर्सनालिटी है, ट्रेड मतलब जिस काम के लिए आप उसको रख रहे हो वो काम उसको आता है कि नहीं आता है, उसको एप्टीट्यूड नई चीज़ें सीखने में एबिलिटी उसकी है कि नहीं है, या इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल उसका कितना है। ये सारे को लेकर के आप जो है इंटरेस्ट, वो किस एरिया में इंटरेस्टेड है, ये सारे टेस्ट ले सकते हैं। और टेस्ट में से आप देख सकते हैं कि वो कैंडिडेट जो है आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो आप यहाँ पे 3 टाइप ऑफ टेस्ट लिख सकते हैं कि टेस्ट लेकर के हम लोग ये काम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का सिलेक्शन टेस्ट ले सकते हैं और वहाँ से हम लोग ये जो है चीज़ें निकाल सकते हैं। अलग अलग टेस्ट को आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, टू चेक द आईक्यू लेवल। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि वो नई चीज़ें सीखने में कितनी एबल है। और जो है आपका ट्रेड टेस्ट होता है कि जो काम वो हम उसको दे रहे हैं वो काम उसको आता है या नहीं आता। फिर जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट, भैया उसका लुक जो है वो कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है उसका, उसके बारे में। और जो लास्ट है हमारे पास वो है जो वो है आपका इन द सेंस
हाँ, लास्ट जो है आपका यहाँ पे निकल के आएगा वो है आपका इंटरेस्ट टेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, कौन सा एरिया में वो बहुत इंटरेस्टेड है, वो ट्रैवलिंग करना पसंद है उसको, क्या क्या इंटरेस्ट है उसको। ये सारे टेस्ट जो है आप ले सकते हैं। तो इस टेस्ट से लेकर के आप है कि ये पर्सन हमारे कंपनी के लिए बेस्ट है, ये पर्सन हमारे कंपनी के लिए जो है बेस्ट सूटेड है, तो वहां से आप इन लोगों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आइए बात करते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रांसफर एंड प्रमोशंस एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ट्रांसफर क्या होता है और प्रमोशंस क्या होता है, इस बात को आपको जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ट्रांसफर मतलब होता है सेम पोजीशंस पे जो है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, ठीक है। अगर लोगों को ट्रांसफर किया जाता है विदाउट एनी अथॉरिटी, इंक्रीज अथॉरिटी का नहीं होता है, सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं होता है, आपको कोई जो है पोजीशन इंक्रीज नहीं किया जाता है, तो इसे हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं, राइट। ट्रांसफर का सिंपल सा मतलब यही होता है, ट्रांसफरिंग इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, ठीक है, विदाउट डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन सिटी टू अनदर सिटी, विदाउट चेंजिंग एनी अथॉरिटी, विदाउट चेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट चेंजिंग उनको पे स्केल नहीं बढ़ाई जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बढ़ाई जाएगी, उनका जो है वो जो लेवल है वही लेवल रहेगा, तो उसे हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं। बट एक और चीज है प्रमोशन। प्रमोशंस का मतलब सिंपल सा होता है, इट इज अ कंप्लीटली प्रमोशंस का डेफिनेशन, प्रमोशन इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉइज फ्रॉम द हायर पोजीशन टू द हायर पोजीशंस कैरिंग द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोअर लेवल पे काम करते थे या मान लो कोई मिडिल लेवल पे काम करता था, उसको टॉप लेवल पे भेज दिया, ये जो है जूनियर था अब सीनियर बना दिया, मतलब आप हायर लेवल, कोई असिस्टेंट मैनेजर था उसको मैनेजर बना दिया, आप हायर लेवल पोजीशन पे उसको शिफ्ट करते हैं विद इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज करते हैं, उसकी अथॉरिटी भी इंक्रीज करते हैं, उसका पे स्केल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये करते हुए अगर आप ये कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, जहां पे अगर हम इंटरनली ही अपना वैकेंट जॉब पोजीशंस को भरना चाहते हैं कि इंटरनली हमारा काम चल जाए, तो वहां पे हम लोग ये मेथड को यूज करते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशंस वाले मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारा, पढ़ते हैं वो हमारा दिखेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को डील करते हैं। रजनीश 500 ml बॉटल ऑफ फ्रूट्स जूस, ठीक है, रजनीश जो है वो 500 ml का फ्रूट जूस का बॉटल परचेज करता है फॉर 60 इन अहमदाबाद फ्रॉम लोकल स्टोर। ओके, एक लोकल स्टोर से 500 ml का बॉटल जूस का 60 रुपए में परचेज करता है। While consuming it, he found an insects floating in it. जब वो कंज्यूम कर रहा था तो उसमें इंसेक्ट्स तैर रहे थे, मतलब कीड़े मकोड़े तैर रहे थे। He sent a legal notice to the company immediately. उसने कंपनी को जो है लीगल नोटिस दिया, इमीडिएटली कंपनी को लीगल नोटिस दिया, एंड डिसाइडेड टू अप्रोच अ कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी। और वो जो है वो कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी को डिसाइड किया अप्रोच करने के लिए फॉर अ रिलीफ ऑफ ₹2 लाख। उसने 2 लाख रुपए का रिलीफ मांगा, भैया कि भैया 2 लाख रुपए दो, यार गलत करा तुमने मेरे साथ, मैं कंज्यूम कर रहा था, मेरी तबीयत खराब हो जाती, मैं बीमार हो जाता, मैं मर भी सकता था, ऐसी मेरी डेथ भी हो सकती थी, तो इस सिलसिले उसने 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन का डिमांड किया, राइट। अब यहां पे क्वेश्चंस क्या है, विच कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी डिड रजनीश अप्रोच आउट। यहां पे जो है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी जो है वो किसको अप्रोच करेगा, आउट ऑफ 3 टायर। आपको पता है 3 टायर मैकेनिज्म है, एक है जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक है स्टेट लेवल पे और एक है सेंट्रल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 करोड़ तक का,
सेंट्रल लेवल पे 10 करोड़ था, और 10 करोड़ से ऊपर जो है जो स्टेट लेवल पे 10 करोड़ तक का, और 10 करोड़ से ऊपर जो है सेंट्रल लेवल पे। यहाँ पे कंपनसेशन कितने का है? 2 लाख रुपए का। तो वो जो है वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाएगा, ठीक है, मशीनरी सेटअप अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फॉर द रिड्रेसल, वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाएगा, क्योंकि वहां पे उसको जो है 2 लाख का ये कॉम्पनसेशन की बात है, तो 2 लाख का कॉम्पनसेशन जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में ही डील किया जाएगा। फिर इफ रजनीश इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द अबव एजेंसी, वेयर कैन ही अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर एंड विद इन हाउ मेनी डेज? अगर ये यहाँ से ऑर्डर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम से, तो वो जो है स्टेट फोरम में वो अपील कर सकता है 30 डेज। ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर जो है वो क्या करेगा? अपील करेगा। जो भी ऑर्डर आया है, अगर वो ऑर्डर उसको मान्य नहीं है, वो ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं है, वो ऑर्डर सेटिस्फैक्टरी नहीं उसको लग रहा है, तो वो 30 दिन के अंदर जो है वो हायर लेवल को अपील कर सकता है। विद इन टू रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू रजनीश, जो है इस केस में 2 रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है। एक तो कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है इसको भैया, कि भैया इसको कॉम्पनसेशन दो। सबसे बड़ी बात है कि इसे क्या प्रोवाइड करो? इसे कॉम्पनसेशन दो फॉर लॉस ऑफ इंजरी सफर्ड। अगर कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी सफर्ड हुआ है, तो उसको कॉम्पनसेशन दो। और सबसे बड़ी बात है उसकी प्राइस रिफंड जा सकता है। तो ये 2 ऐसे जो है रिलीफ मिल सकते हैं हमारे रजनीश को। कहाँ से? अगर कोई भी ये यहाँ से आया है, अगर स्टेट कमीशन से आया, तो वो स्टेट कमीशन से 2 रिलीफ आ सकता है कि भैया एक तो भैया इसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करो, इसको जो भी इंजरी हुई है या फिर जो भी इसको नुकसान हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, उसकी वजह से इसको कॉम्पनसेशन दो। और दूसरा ये भी आ सकता है कि इनका पैसे वापस करो और प्यूनिटिव डैमेज जो है आपको ऊपर कुछ ऐसे जो है ऐसे कि भाई आपके ऊपर कि नहीं आपको आपने गलत करा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट प्यूनिटिव डैमेज का भी आपके ऊपर जो है वो ऑर्डर दे सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस में ये सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या है? इन द सेंस आपको वही सोर्सेज से फाइनेंस करना है। आपका डेट फंड जो होता है, डेट फंड, उसका कॉस्ट कम होता है, इक्विटी फंड्स का कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो आपको दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है। इन द सेंस जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द ईच सोर्सेज। इक्विटी के लिए ज़्यादा है, डेट के लिए कम है, तो आपको जो है दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं करना है कि भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कैश फ्लो पोजीशंस कंपनी का जो है गुड है, बहुत बढ़िया, कंपनी में कैश आते रहता है, तो आप डेट, इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे टाइम पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन जो है साउंड नहीं है, अगर गुड नहीं है, नो साउंड ये नहीं है, तो उस केस में आपके लिए इक्विटी फंड्स बेटर है। इस कंडीशन में आप डेट फंड नहीं रेज करेंगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट और आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के लिए एबिलिटी में नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है आपके साथ। इसीलिए जो है यहाँ पे आपको जो है कौन सा, अगर गुड कैश फ्लो पोजीशन है तो गो फॉर द डेट, एंड अगर बैड कैश फ्लो पोजीशन है तो गो फॉर द इक्विटी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट की मैं बात बोलूं, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब होता है कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि रेंट पे करना, सैलरी पे करना, फ्यूल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, इंश्योरेंस का अमाउंट, ये जो मिसलेनियस खर्चे वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, राइट। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बहुत ऑलरेडी ज़्यादा है तो और आप मतलब और बढ़ सकते हैं, मतलब आपको डेट फंड तो बिल्कुल रेज नहीं करना चाहिए। बट अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी कम है, अगर कम ऑपरेटिंग कॉस्ट पे आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको फिक्स बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में फिक्स बर्डन अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशंस के अंदर आप जो है वो इक्विटी ले सकते हैं, क्योंकि उस केस के अंदर आप डेट फंड ले सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो डेट लेकर के आप फाइनेंशियल जो है वो
फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, बट अगर ऑलरेडी से ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट भी ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। फिर कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल बना रहे, अगर अभी हम 10% के मालिक हैं तो 10% के ही मालिक रहें, हम जो है हम डाइल्यूट नहीं करना चाहते अपना शेयर। अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर आप कभी भी इक्विटी शेयर्स इशू ना करें, क्योंकि नए इक्विटी शेयर्स होल्डर आएंगे तो फिर आपके शेयर्स डाइल्यूट होंगे, राइट। बट अगर आप जो डेट तो उस केस में आपका जो है वो इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट नहीं होगा, वो कम नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाएगा, राइट। यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ दैट, वहाँ पे आपको एडवांटेज आ जाएगी। क्लियर पॉइंट, होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर है कंट्रोल कंसिडरेशन वाली बात मैंने कर ही दिया, कंसिडरेशन तो ये, इसके आंसर में आपको यही चीज लिखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर तो ये चीजें चारों मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वो है आइडेंटिफाइंग एंड स्टेट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केस में डायरेक्टिंग का एलिमेंट बताइए। टीना, the manager sends an email to all the employees asking them to come to the meeting at the 4 PM। यहाँ पे कम्युनिकेशंस हो रहा है, क्या हो रहा है, कम्युनिकेशंस, या आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है ये उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है, इन द सेंस उनको रिटेन कम्युनिकेशन दिया जा रहा है ईमेल के थ्रू, तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस वाले एलिमेंट्स किए जा रहे हैं। Rahul sees that the employee's Asta is not working efficiently. He promised her incentive if she improve the work। वो इंसेंटिव देने की बात कर रही है, यहाँ पे मोटिवेशन किया जा रहा है, उनको जो है मॉनेटरी इंसेंटिव दे करके जो है मोटिवेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे मोटिवेशंस वाले जो है ये चीज़ें आएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में अमिता डायरेक्ट्स हर एम्प्लॉइज हेमंत टू वर्क एट द न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या है, न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए डायरेक्ट किया जा रहा है। इन द सेंस यहाँ पे क्या है, न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लीडरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है, जो लीडरशिप आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, भैया ऐसे करो ऐसे करो, तो यहाँ पे लीडरशिप वाली बात आ रही है। और मंजू टेल्स हर एम्प्लॉइज हरिसिता टू स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली और एल्स शी विल फायर्ड फ्रॉम हर जॉब। ये इनको क्या किया जा रहा है, ये इनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं सुपरवाइज किया जा रहा है, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इनको जो है वो सुपरविजन या ओरल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। सुपरवाइज किया कि भैया काम ठीक से करो, ठीक है, नहीं तो फायर कर दिए जाओगे, ये सुपरविजन या कम्युनिकेशन भी आप चल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है एलिमेंट्स जो है लिखना है, और एलिमेंट्स में मैंने बता दिया आपको कि ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक 30 नंबर क्वेश्चन, आइए 30 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। एक मिनट, नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। आइए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, ओके, विश टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस, ये बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ओके। दे वे आर कंसिडरिंग 2 ऑप्शन, ईदर टू डाइवर्सिफाई इनटू द मैन्युफैक्चरिंग टूथपेस्ट और स्विचेस, ठीक है जी। They wanted to invest in the purchase of land to set up a manufacturing units in the backward areas of Gujarat, okay, which would also leads to the generation of employment। कुछ social वाली बात आ रही है, generation of employment opportunity in the areas, but only after fulfilling all legal requirement and taking appropriate steps to ensure that the environment was not polluted, ठीक है, okay, report। The financial managers, the company, Mr. Ramakant, was asked by the management to prepare a report on the factor which should be considered. Was asked by the management to prepare a report on the factor which should be considered while making the above investment decisions। ओहो, पूरा कहानी को समझो मेरे भाई, समझाइए सर, समझाइए। देखो क्या है, एक सक्षम लिमिटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल है, वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, और उसके पास 2 ऑप्शंस है, एक तो है कि टूथपेस्ट बनाए और दूसरा ऑप्शन है कि स्विचेस बनाए, ठीक है। और उसने जो है वो लैंड परचेज करने में वो इन्वेस्ट करना चाहता है,
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए बैकवर्ड एरियाज के अंदर, गुजरात के अंदर, विच वुड लीड्स टू द जनरेशन ऑफ, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करेगा इन द एरियाज, बट ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, बट सारे जो लीगल रिक्वायरमेंट है उस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद, एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर दैट द इन्वायरमेंट वाज नॉट पॉल्यूटेड, और उन्होंने जो है इस बात को प्रॉपर स्टेप्स लिया है कि इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है, इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूट नहीं करना है, ठीक है। The finance managers of the company, Mr. Ramakant, was asked by the management. जो फाइनेंस मैनेजर था कंपनी, जो मिस्टर रमाकांत है, वो पूछा गया, आस्क बाय द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द फैक्टर, ये इस पे एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करने की बात की गई, विच शुड बी कंसीडर्ड वाइल द मेकिंग द अबव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कंसीडर होना चाहिए वाइल मेकिंग द अबव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अबव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को क्या करने के लिए, लेने के लिए। आइए बात करते हैं। पहला, state any two factors that Mr. Ramakant would give his report. यहाँ पे क्या है, state any two factor that जो रमाकांत जो है वो अपने रिपोर्ट में देगा। ये क्वेश्चंस के अंदर दो फैक्टर जो रमाकांत अपने रिपोर्ट के अंदर देगा वो क्या है कि भैया ये जो है इस बिजनेस यूनिट से कैश फ्लो, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है, कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा जो है आउट जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कितना पैसा खर्च होगा। दूसरा क्या है, इस प्रोजेक्ट पे जो है रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में जो पैसा खर्च होगा उससे जो है रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा। और तीसरी जो बात है वो जो है डिसीजन इन्वेस्ट टू द पार्टिकुलर प्रोजेक्ट इन द नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये बात है, ठीक है जी। कैश फ्लो पोजीशन इसका कैसा होगा उसको अच्छे से डील करेंगे। तो मेजरली आपको यहाँ पे दो चीज स्टेट, यानी टू फैक्टर, कैश फ्लो पोजीशंस देख लीजिए, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, ये तीन रिपोर्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा इसके अंदर कि भैया कैश आउट कितना हो रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है, ठीक है, दो बातें आपको निकालनी पड़ेगी। Also state any two reasons which makes it important for the above decisions to be made carefully. ये दो रीजंस, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कौन सा में हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिसीजंस को लेते समय केयरफुली एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है, ये बैक नहीं हो सकता, और ये ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व करता है, इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जो है आपको ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ पे ये बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही है भैया कि ये जो है सक्षम लिमिटेड में आप ये चीज़ें करेंगे, स्टेट यानी टू फैक्टर्स, जहाँ पे आपको एक तो आउट कैश आउटफ्लो, एक रिटर्न क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन देना पड़ेगा, और ये एनालाइज करना पड़ेगा, और ये एनालाइज इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत समय के बाद इसका पैसा रिटर्न होगा, और साथ में ये ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें को डिटरमाइन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन The following principles of management given by the FW Taylor, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे सिंपल कहा गया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, देयर शुड नॉट बी रूल ऑफ थंब, पुरानी चीज़ों को यूज नहीं करना है, साइंटिफिक स्टडी करनी है चीज़ों को, और साइंटिफिक मेथड फाइंड आउट करना है उस चीज़ को करने का, और उसी मेथड से उन चीज़ों को करना है। इन द सेंस कोई भी काम इंट्यूशंस पे, रूल ऑफ थंब पे, पहले ऐसा होता आया था अब ऐसा होगा, इस चीज़ पे फॉलो नहीं किया जाएगा, इसको बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सिंपल, ईच एंड एवरी जॉब ऑफ the method is doing, it should be scientifically analyzed and decided instead of doing under the trial and error method। यहाँ पे trial and error method नहीं करना है, यहाँ पे scientifically decided method ही यूज करना है, जो scientifically decided है, जो scientifically proven है, वही चीजों को यूज करना है, बाकी चीजों को यूज नहीं करना है। आपको इंट्यूशंस पे नहीं जाना, आपको जो है वो इंट्यूशंस पे नहीं जाना कि इंट्यूशन हो रहा है हमको कि ये चीजें ऐसे हो जाएगी, नहीं, इंट्यूशन की बात तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, कोई इंट्यूशंस वाली बात यहाँ पे नहीं होगी, कोई हिट एंड ट्रायल वाली बात नहीं होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दो ग्रुप है, एक है मैनेजमेंट और एक है वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट वर्कर के बिना काम नहीं कर सकता और वर्कर बिना मैनेजमेंट का काम नहीं कर सकता, इसीलिए इन्होंने जो है वो FW टेलर ने बोला कि देयर शुड बी हार्मोनी अमंग बोथ, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होना जरूरी है, दोनों के बीच में झगड़ा होगा, क्लासेस होंगे, प्रॉब्लम्स अराइज होगी,
देयर शुड बी हार्मनी अमंग द बोथ, दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में जो है हार्मनी होनी चाहिए, राइट। तो इसका डेफिनेशन आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि देयर शुड बी अ हेल्दी कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हेल्दी कोऑपरेशन होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। फिर क्या, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्शंस आउटपुट, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मैक्सिमम कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट मतलब क्या है जी, प्रॉस्पेरिटी फॉर द बोथ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। आपको मैक्सिमम आउटपुट की तरफ जाना है, कोई भी एम्प्लॉइज है वो उस एम्प्लॉइज को इस लेवल पे आपको डेवलप करनी है, वो एम्प्लॉइज को इस लेवल पे आपको जो है ट्रेंड करना है कि जो चीजें आपके पास है उससे मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सके, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। ये 3 प्रिंसिपल जो है एफडब्ल्यू टेलर ने दिया है कि भैया एम्प्लॉय को जो है इस लेवल पे डेवलप करे, ट्रेनिंग दे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे ताकि उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके, मैक्सिमम आउटपुट उनसे निकाला जा सके। तो ये चीजें आपको करनी है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, रूल ऑफ थंब है, हार्मोनी है और मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। इधर वही है कि पुट टू द एक्शन, वहां पे एक्शन करके और आपको जो है वो हर एक एम्प्लॉय से जो है मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना है, ये जो है वो काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। आपको टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का डिफरेंसेस लिखना है। और टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के डिफरेंसेस की अगर मैं बात बोलूं, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के डिफरेंसेस की बात बोलूं कि टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बीच में डिफरेंसेस क्या होंगे, तो यहां पे सिंपल जो डिफरेंसेस निकल के आएंगे वो है, ध्यान सुनिएगा इधर से आप लोग। इधर टाइम स्टडी मतलब होता है कि भैया कितना समय किसी भी काम को करने में लग रहा है, कोई भी काम है, इसका मीनिंग लिख दीजिए सिंपली, कोई भी वर्क जो है उस वर्क को करने में टाइम कितना लग रहा है, हाउ मच टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है। उसके लिए क्या करेंगे आप, कई वर्कर के साथ आप काम करेंगे, उसके टाइम को नोट करेंगे, कितना कितना समय उस काम को करने में लग रहा है, टोटल टाइम टेकन लगाएंगे, एवरेज निकाल देंगे और एवरेज जो होगा वही स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। और स्टैंडर्ड टाइम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको किसी को काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम पता नहीं होगा तब तक आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड टाइम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम पता होगा तभी तो जो है आप कितने लेबर एम्प्लॉयड करने हैं, कितने जो है लोगों को एम्प्लॉयड करने हैं, ये आपको पता चल पाएगा। तो आपको जो है स्टैंडर्ड टाइम पता चलने के लिए आपको जो है टाइम स्टडी करना ही पड़ेगा कि किसी भी वर्क को, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में कितना समय लग रहा है, कितना टाइम जो है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में लग रहा है, ये बात जानने के लिए आपको जो है टाइम स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा वो है जी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है कि आपको जो है पूरे फैक्ट्री एरिया में जो हमारे वर्कर हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उस मूवमेंट को आप जो है सीसीटीवी कैमरा, मोशन कैमरा से आप रीड करेंगे और वहां पे आपको क्या करना है, मूवमेंट को फाइंड आउट करना है कि भैया कोई जो मूवमेंट है कहीं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट तो नहीं है। अगर जहां जहां अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है और प्रोडक्टिव मूवमेंट को ही रखना है, मतलब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करना है, राइट। और जो है जिससे कि इफिशियंसी बढ़ेगी, जिससे जो है उनकी कैपेसिटी क्या होगी, वर्किंग कैपेसिटी जो होगा, कम एम्प्लॉइज में ज़्यादा काम हो पाएगा, ये फायदे आएंगे यहाँ पे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम स्टडी एंड द मोशन स्टडी, यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी में आता है और में एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय हेनरी फ्योल। एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज द सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ जनरल इंटरेस्ट। भैया इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है आपका, उसका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेशंस ऑफ द जनरल इंटरेस्ट। कहने का मतलब सिंपल है कि कंपनी के अंदर अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे इंडिविजुअल्स को देखना है या कंपनी को देखना है, तो आपको कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है। यू शुड गिव द प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, नॉट टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर किसी काम से, किसी डिसीजन से एक इंप्लॉय को फायदा हो रहा है तो हम वो डिसीजंस पे फोकस नहीं करेंगे, हम डिसीजंस, वैसे डिसीजंस पे फोकस करेंगे जिससे हमारी ऑल ओवर कंपनी, जनरल इंटरेस्ट, कंपनी को फायदा पहुंच रहा है। तो यहाँ पे जो है जनरल इंटरेस्ट को फोकस किया जाएगा। दूसरा है रेम्युनरेशंस ऑफ पर्सन। पर्सन के जो रेम्युनरेशंस होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव होने चाहिए।
फेयर होने चाहिए और कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। मतलब क्या होता है कि एज पर देयर एबिलिटी, एज पर देयर स्किल्स उनकी रेम्युनरेशन होनी चाहिए। वो बंदा जितना पढ़ा लिखा है, जितना स्किल्ड है, उतना उनकी रेम्युनरेशन होनी चाहिए, राइट। उससे कम रेम्युनरेशन अगर होगा तो प्रॉब्लम होगा। और दूसरा जो है वो रेम्युनरेशन कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। मार्केट में उस जॉब के लिए कितना पैसा मिल रहा है उतना पैसा तो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ठीक है, ये रेम्युनरेशंस में कहना सिंपल सा है। रेम्युनरेशंस वाले प्रिंसिपल्स में सिंपल सी बात हो रही है कि भाई साहब यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली, एडिक्वेटली इन द गिवन मिनिमम सेटिस्फैक्शन टू देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉइज को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने के लिए जो है उनको फेयर एंड कॉम्पिटिटिव मिलना चाहिए। बट ध्यान रहे वो जो रेम्युनरेशन होनी चाहिए वो एज पर द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी होनी चाहिए। कंपनी के पेइंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए, कंपनी के पेइंग कैपेसिटी से बाहर नहीं होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। दैट इज अ रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। When we talk about the centralization and decentralization, centralization मतलब क्या होता है, पूरा पावर को टॉप लेवल पे कॉन्सेंट्रेट करना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है पावर को नीचे वाले लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे फेयोल साहब कहता है कि देयर शुड बी अ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बोथ। अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है तो भी प्रॉब्लम है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है तो भी प्रॉब्लम है। मतलब पूरा का पूरा काम जो है टॉप लेवल देख रहा है तो भी दिक्कत है, और पूरा का पूरा काम नीचे वाले लेवल को दे दिया तो भी दिक्कत है। मतलब क्या है, कुछ काम जो इंपॉर्टेंट है वो टॉप लेवल रखे, और कुछ लेस इंपॉर्टेंट काम को जो है नीचे हायरार्की लेवल पे क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर ऐसे करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि कुछ पावर सेंट्रलाइज भी है और कुछ पावर डिसेंट्रलाइज भी है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो दोनों जाना चाहिए, वो दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल यहां पे आता है। तो ये जो है आपको 3 प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनी 3 बेसिस। देखिएगा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 बेसिस पे डिफरेंशिएट करिए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। पहला बेसिस है मीनिंग। ऑथोरिटी मतलब होता है पावर टू परफॉर्म। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पहला बेसिस क्या, मीनिंग। इसमें क्या होता है, पावर टू परफॉर्म, पावर टू टेक द डिसीजंस। ये डिसीजंस को लेने के लिए जो पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी। उसको मीनिंग है इसका। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू व्हाट, मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क। जो काम आपको दिया गया है उस काम को कंप्लीट करने का जो ऑब्लिगेशन है, जो काम आपको दिया गया है, जो काम कंप्लीट करने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो आपका ऑब्लिगेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पे हमारा ये क्या हुआ, पहला मीनिंग आ रहा है कि पावर टू परफॉर्म दैट वर्क। अगर किसी डिसीजंस मेकिंग करने के लिए जो पावर दिया गया उसको ऑथोरिटी बोलेंगे, और जो आपको काम दिया है उस काम को ऑब्लिगेशन जो है उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे। अगर दूसरा बेसिस लेते हैं डेलीगेशन, ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कैन बी डेलीगेटेड। और मूवमेंट की बात करें तो ऑथोरिटी जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो करता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड फ्लो करता है। ये 3 डिफरेंसेस आप लिख देंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, the pros and cons of each alternative needs to be weighted. Name and brief explain the logic step in the process of planning which are the followed by the managers before performing the steps highlighted in the above statement. यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट हाईलाइट किया गया है उसका क्या है, सबसे पहले सेटिंग द ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, डेवलपिंग प्रोमाइसेस करेंगे। सारे स्टेप्स लिखने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, कि आगे और पीछे का स्टेप्स लिख दीजिए। तो पहला जो स्टेप्स है वो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव है। प्लानिंग के अंदर सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं वो सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि भैया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया उसका बेस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया उसका बेस क्या है, हमने कौन सा बेस बनाया उस ऑब्जेक्टिव का, वो वहां पे आपको मेंशन करना है। फिर जो है आपको प्रोमाइसेस डेवलप करने की बात हो गई। फिर तीसरा है आप ऑल्टरनेटिव्स जो आपके पास है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, आपको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जो है फाइंड आउट करने हैं। फिर सारे ऑल्टरनेटिव्स को आपको क्या करने हैं, इवैल्यूएट करने हैं। सारे ऑल्टरनेटिव्स को क्या करने हैं, आपको इवैल्यूएट करने हैं। तो आपको यहाँ पे जो है ये सारे कोर्स ऑफ एक्शन लिखना है। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसका एक और क्वेश्चन में आ रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अगला जो 3 स्टेप्स जो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच द मैनेजर विल हैव टू फॉलो आफ्टर using the conjecture
above what might happen in the future. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स लिख सकते हैं. मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया और करके, एक 3 पहले पूछ रहा है और 3 बाद में पूछ रहा है. तो आप बाद वाला आपको याद है तो भी आप लिख सकते हैं, पहले वाला याद है तो भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. ये है हमारा जी. एक क्वेश्चन आ रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 33. आइए इसको डिस्कस करते हैं. रीड द स्टेटमेंट गिवन इन द पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड आंसर द questions that follows. Sona has built a very big brand and now every customer needs the brand as created by Sona. Okay. पहला identify and explain the functions of marketing. एक branding हो रही भाई, branding. ये functions of marketing में क्या है? branding है. that enables the Sona to build a brand. ठीक है. यहाँ पे क्या है, आपको जो है ब्रांडिंग की बात की जा रही है, ब्रांडिंग को आपको एक्सप्लेन कर देना है, ब्रांडिंग का जो है एक्सप्लेनेशन लिखना है. दूसरा क्या है, स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स दैट द मार्केटर गेट्स फ्रॉम द फंक्शन. ब्रांडिंग का 2 इंपॉर्टेंस लिख देना. ब्रांडिंग से क्या होता है, यूनिक नेम आता है, कस्टमर रिकॉग्निशन मिलता है, कस्टमर लॉयल्टी डेवलप होता है और प्रोडक्ट कस्टमर लॉयल्टी डेवलप होता है. ये जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आएगी, ब्रांडिंग का आपको जो है लिख देना है. और 2 बेनिफिट्स दैट मार्केटर गेट्स फ्रॉम द फ्यूचर, ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं. इसी में क्वेश्चन एक और आ रहा है. द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द अनुपम लिमिटेड इज वेरी अट्रैक्टिव एंड द कंज्यूमर बाय देयर प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ दैट. यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट जो डील किया गया है वो डील किया गया है, पहला कॉन्सेप्ट ब्रांडिंग का था और दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डील किया गया है वो है प्रोडक्ट डिजाइनिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का. प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग या प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले फंक्शंस जो है और उसके जो है फंक्शंस के 2 इंपॉर्टेंस लिख देने हैं. ठीक है, जिससे क्या क्या होगा, 2 इंपॉर्टेंस में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ये चीज़ें आंसर निकल के आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये. यस, फ्लाई कलर्स लिमिटेड इज ए प्रॉफिट मेकिंग कलर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी. The company deals in the making different types of colors used in the painting. ठीक है, पेंटिंग में different types of colors use होते हैं, उसको बनाती है. The organization has always been systematic in the approach and due to the good organization, systematic approach से काम करती है. Organization अच्छा है, has been a continuous increasing its revenue, अब लगातार अपने revenue को बढ़ा रही है. Workers are given the respective job clarity with the, उनको job clarity मिला हुआ है which leads to the gaining the experience, उनको experience भी मिल रहा है since they do their respective job on the regular basis leading टू द हाई प्रोडक्टिविटी. बहुत अच्छे से वो काम को करते हैं जिससे कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है. द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस आते रहता है एंड इट वांट्स टू इंप्रूव, और वो उसको इंप्रूव करना चाहता है. देयर इज नो डाउट इन द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीवन नोज हु हैज टू रिपोर्ट हुम. ये पूरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर है, सबको पता है किसको ऑर्डर देना है, किसको ऑर्डर लेना है, सबको रिपोर्ट करना है, किससे कम्युनिकेशन करना है, ये सबको पता है, क्लियरली स्टेटेड है. राइट. With the passage of time, there is a more needs to connect with the employees. Passage of time हमारे employee के साथ connect होने का और जो है need उनको feel हो रहा है. They are the most important assets of the organization. जो employees हैं बहुत When managers delegate work to their subordinate, जब manager अपने काम को subordinates को delegate करते हैं, they set themselves free from the routine job, वो routine job से free हो जाते हैं और जिससे कि जो है वो सबऑर्डिनेट्स को ग्रेट लर्निंग मिलता है. वो सबऑर्डिनेट जो है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जा करके चीज़ों को लर्न करता है, सीखता है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट हैव बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस. कौन कौन सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है. पहली बात, एक यहाँ पे बार बार बात हो रही है स्पेशलाइजेशंस की बात हो रही है. यहाँ पे जो बात हो रही है स्पेशलाइजेशंस की बात हो रही है कि भैया एक काम दिया गया है, वो एक बार बार उस काम को कर रहे हैं तो वो स्पेशलाइज हो जा रहे हैं. तो ये पहला जो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में यहाँ पे क्या है कि इट गिव द बेनिफिट्स ऑफ अ स्पेशलाइजेशन. दूसरा जो बेनिफिट आ रहा है वो है वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर है, कौन सीनियर है कौन सबऑर्डिनेट्स है बिल्कुल क्लियर स्टेटेड है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड है. इन द सेंस क्लैरिटी ऑफ द वर्किंग रिलेशनशिप है. और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, हर एक एम्प्लॉइज को डेवलप किया जा रहा है बाय डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी. जब काम उनको देंगे तो वो काम सीखेगा और वो अपने हायर पोजीशन जॉब के लिए डेवलप हो जाएगा. ये 3 एडवांटेज यहाँ पे आ रहे हैं, ये 3 जो है चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है ऑर्गेनाइजिंग का. ठीक है, अब आइए, ये था हमारा सैंपल सेट नंबर 2 जो हमने डिस्कस कर लिया है. अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. मेरे को लगता है 2 सैंपल सेट आपके लिए काफ़ी है.
अगर ये सैम्पल सेट आप कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को मूव ऑन करवा सकते हैं, बढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, कैसे कैसे कुछ सवाल आते हैं, राइट। डाइवर्स क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए फिर ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।